चलिए इसको सॉल्व करिए। ये दो क्वेश्चन है, वर्क डन निकालना है, डेल्टा यू निकालना है एंड क्यू निकालना है, हीट। ये इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। फास्ट कैलकुलेट करो बच्चों। सारी बातें, ये सारी मैंने बातें आपको पढ़ा दिया है कि पी वर्सेस भी का जो एरिया अंडर कर्व होता है ना, वो क्या देता है, वर्क डन। और साइन कन्वेंशन भी बताए हैं, एरिया फाइंड कर लो, है ना। और देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सॉल्व करो जल्दी से। चलिए इसमें आ जाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या होगा इसका, 0। इसका भी डेल्टा यू क्या होगा बच्चों, 0। इसका भी डेल्टा यू क्या होगा, 0। जो भी इन्वॉल्व है सभी का डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया। तो यहां से 6 है, यहां से यहां 2 है, तो ये क्या आ गया, 4। और ये 20, ये 40, तो यहां से क्या हो गया, 20। तो 20 इंटू क्या आपका 4, ये क्या आ गया, 80 लीटर एटीएम। अब देखो ये कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में कैसा हम बताए थे, निगेटिव साइन। क्लॉकवाइज निगेटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइन। तो ये आप दे दिए साइन कन्वेंशन। और क्यू कैसे निकालेंगे बाबू, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक लगा देंगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। अगर ये डेल्टा यू 0 है तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो यहां पुट कर देंगे तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 80। तो याद रखिएगा, जब वर्क डन निगेटिव तो हीट पॉजिटिव, और वर्क डन पॉजिटिव तो हीट निगेटिव। ठीक है, समझ में आया, यस और नो सेंड करो। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे देखो, इस क्वेश्चन में आ जाओ आप। इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसका भी एरिया अंडर कर्व यहां से हम निकाल लेंगे। तो 1/2 हाइट इंटू क्या, बेस। हाइट है यहां से यहां 15, यहां से यहां 5, तो ये हाइट कितना आ गया, 10। 10 इंटू यहां से यहां 20 और ये 120, तो यहां से यहां क्या हो गया, 100, है ना। अब देखो ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। साइन क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव। और ये किस में आ रहा है, लीटर एटीएम में। अगर आप चाहें तो इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया है कि जब आप लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 101.325 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया माइनस ऑफ 1000 लीटर एटीएम। तो ये आ गया बच्चों आपका वर्क डन। वर्क डन निकालने के बाद अगर डेल्टा यू का बात करें तो ये तो स्टेट फंक्शन, इसीलिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। फिर अगर हीट का बात करें तो फिर से लगा दो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आप देखें कि क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया आपका, क्यू इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चों, कि ये जो डायग्राम दिया है इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। यहां देखो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब वर्क डन जो है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना।
अब जरा आप यहां देखो, अगर ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले तो एरिया आप निकाल लो। इसका एरिया कैसे निकलेगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, हाँ तो डेल्टा एच भी, तो हम यहाँ डेल्टा एच तो कैलकुलेट करने नहीं बोले हैं ना। डेल्टा एच कैलकुलेट करने बोले हैं क्या बाबू? नहीं बोले ना, हम सिर्फ डेल्टा यू बोले हैं ना, इसलिए डेल्टा यू का बात कर रहे ना। वो तो होता ही जीरो, डेल्टा एच भी जीरो होगा। अब यहाँ आ जाओ, इसमें इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो देखो ये एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, यहाँ से 2, यहाँ से 12, तो ये क्या आ गया 10, और ये हाइट यहाँ से यहाँ 5 है, और यहाँ से यहाँ 15 है, तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 10, और प्लस यहां से देखो ये 12 है और ये 22 है, यहाँ गैप कितना आ जाएगा 10, और ये 10, 10 इंटू 10, ठीक है, तो कितना आ गया ये 5, 50 प्लस 100, 150 है ना लीटर एटीएम। बच्चों यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, तो ये निकल गया हमारा वर्क डन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार बता दीजिए सारे बच्चे, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बाबू कैसे वर्क डन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो ये तो अभी मैं आपको इंडिविजुअल वर्क डन पढ़ाया हूं, और इंडिविजुअली वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने भी आपको बताया है। बाद में जब हम लोग पूरा प्रॉब्लम देखेंगे उसमें वर्क डन इन्वॉल्व होगा, तब आप इसी में से कोई एक मेथड लगाकर कैलकुलेट कर लेना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो कुछ भी दे उसका एरिया फाइंड कर लो, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पे, जिसका नाम है बच्चों हीट, ठीक है। हीट, हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर लिए, जिसका नाम है वर्क डन। अभी मैं दूसरे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका नाम है हीट, ठीक है। अब एक बात मैं बता दूं, ये जो हीट है बच्चों, ये अल्सो पाथ फंक्शन है ना। ये भी क्या है आपका पाथ फंक्शन, ठीक है। अब कंडीशन समझ लीजिए कि हमने आपको जब बताया था कि जब आप कोई काम करेंगे, है ना, ड्यू टू फोर्स ग्रेडियंट, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, जो एनर्जी का लॉस या गेन होता है उसे वर्क डन का नाम दिया गया। और बच्चों में एक बात बता दूं कि जो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी का लॉस गेन होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हीट का नाम देते हैं, हीट के नाम से हम जानते हैं, है ना। तो कंडीशन है कि हम अभी हीट पढ़ाने जा रहे हैं, और हीट में और वर्क डन में जब साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं, तो साइन कन्वेंशन जैसे मैंने आपको वहां बताया कि मीनिंग होता है साइन कन्वेंशन का, आप अपने मर्जी से पुट आउट नहीं करेंगे। जैसे आप साइक्लिक या किसी ग्राफ में अपने मर्जी से पुट कर रहे, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें बच्चों, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आउटपुट में निगेटिव आ रहा है वर्क डन, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर पॉजिटिव आया तो हम क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। तो बस वैसे ही यहाँ पे कंडीशन देखो कि मान लो ये हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट आ रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब करता है बच्चों, ठीक है, तो याद रखना एनर्जी कंटेंट इसका क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। और उस प्रोसेस में साइन जो हम लोग देते हैं हीट का, वो पॉजिटिव देंगे। और अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज्ड, इसको हम लोग निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन का मतलब समझ लेना कि जब कभी आप फाइंड आउट करिएगा प्रॉब्लम में, और अगर हीट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो अब समझना
कि जितना आपने हीट निकाला है ना, वो हीट सिस्टम ने अब्सॉर्ब किया, मतलब एनर्जी कंटेंट सिस्टम का इंक्रीज हुआ। और मान लो अगर हीट निगेटिव में आ रहा है तो समझ लेना कि एनर्जी कंटेंट सिस्टम का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ड्यू टू व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। एक बार सभी लोग बता दे जल्दी से, यस और नो। टाइम का बहुत दिक्कत है बाबू, देखो फटफट टाइम बीत रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। सभी बच्चे मैसेज करें प्लीज, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज मैसेज करो। तुम्हारा एक एक मैसेज हमें एनर्जी देने का काम करता है। वैसे ही रात में हमने मतलब भोजन नहीं किया, भूख लगा हुआ बहुत तेज यार। तुम लोग यस नो तो बोलो कम से कम, पेट दर्द कर रहा है भूख से हमारा तो। चलो आगे बढ़े। हाँ अब देखो यहाँ पे कंडीशन, इसमें इसका डेफिनेशन मैं आपको बताने से पहले ये चीज बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका मतलब साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव। हीट रिलीज हो रहा है तो क्या आपका निगेटिव। समझे? तो अब यहां देखिए, इट इज दैट एनर्जी, इट इज दैट एनर्जी ट्रांसफर which is takes place due to temperature difference, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम कंटेंट ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज का साइन अप एरो से दिखाते हैं, पता ही होगा आपको, इंक्रीज्ड रिप्रेजेंट पॉजिटिव साइन। ठीक है, एंड दूसरा आप लिख लेंगे एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम डिक्रीज्ड and it is represented by negative sign, है ना। energy content of system is increased, it is represented by positive sign. If energy content of system decreased, then it is represented by what, negative sign। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से बाहर जा रहा हूं और एक कंडीशन आपको बता रहा हूं, मतलब थियोरेटिकल है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा, इसका यहां पे कोई यूज नहीं है बच्चों। ठीक है, समझ गए? ये देखो पेज, बच्चे ने बोला सर पीछे का पेज दिखाओ, ये है पेज। लिखो जल्दी से। हो गया? चलो बढ़िया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। हीट क्या होता है ना, वो मैंने पढ़ा दिया, जैसे वक्डन पढ़ाया था। उसके बाद हम लोग कैसे क्या आए थे, वक्डन कैलकुलेशन पे। वैसे ही अब बच्चों मैं आपको लेके जा रहा हूं हीट कैलकुलेशन पे। बट हीट कैलकुलेशन से पहले थोड़ा सा मैं डेविएट हो रहा हूं यहां से, और कुछ एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। अब कंडीशन देखिए, इसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, तो ये कहता है कि अगर दो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है, मतलब थर्मली इक्विलिब्रियम पे है, थर्ड के साथ,
ठीक है, देन वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। बोलने का मतलब ये है बच्चों कि अभी ये देखो एक सिस्टम है, ये बी और ये सिस्टम है सी, दिस इज सिस्टम बी, दिस इज सिस्टम सी, ठीक है, और यहां पे मिड पे रखा हुआ है सिस्टम ए। सिस्टम बी और ए आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, और ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, समझे? तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस कुछ हो ही ना, जो टेम्परेचर यहां का वही टेम्परेचर यहां का, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। सेम जो टेम्परेचर यहां का वही टेम्परेचर यहां पे। तो इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों का भी टेम्परेचर क्या है, सेम। तो कंडीशन ये है कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। यहां पे लिखेंगे अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये आपको मेंशन करके दे या ना दे, सीधा बात समझ लीजिएगा कि मान लो दो सिस्टम, ठीक है, किसी थर्ड के साथ दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, इसका यूज हीट कैलकुलेशन में नहीं है, मैं तो बस बता दे रहा हूं कि होता है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, अगर लिखना रह जाए तो वीडियो जो अपलोड होगा ना, वहां से जाके देख के लिख लेना, जरा टाइम का दिक्कत है बाबू, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा। इसका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिएगा, इफ टू सिस्टम are in the thermal equilibrium, are in the thermal equilibrium with third, then they are also in thermal equilibrium, with each other। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो बॉक्स बना के लिखना था, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टॉपिक विथ हीट, है ना, बट हमने हीट के बाजू में पढ़ा दिए, इस वजह से ऐसा कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, लिख लिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बाद में लिख लेना, क्लियर है? चलिए एक बार देखो, मैं तो आपको बताया अपनी प्रॉब्लम, मुझे तो यार बहुत तेज भूख लगा हुआ है, अब तुम जब रिप्लाई करोगे तो तुमको एनर्जी मिलेगा, है ना, तो फटाफट एकदम आंसर देके हमें एनर्जी प्रोवाइड करो। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब लिखिएगा हेडिंग में कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ हीट, ठीक है, हीट कैलकुलेशन पे हम लोग जा रहे, जैसे वर्क डन कैलकुलेशन पे गए थे वैसे ही हीट कैलकुलेशन पे जा रहे। अब हीट कैलकुलेशन बच्चों हम आते हैं, और फर्स्ट इसका मेथड है कैलकुलेशन ऑफ हीट में बाय यूजिंग फ्लॉट। फ्लॉट का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे, सुने हो कि नहीं सुने हो? पक्का सुने होंगे, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, है ना। तो फर्स्ट है बाय फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बच्चों। और ये जो फ्लॉट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है फ्लॉट का। क्लियर? तो बाय यूजिंग फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग जो है ना कैलकुलेट करेंगे हीट। ठीक है, फ्लॉट क्या है पहले वो समझ लो। फ्लॉट कहता है कि टोटल एनर्जी जो है ना यूनिवर्स का वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, मतलब ना तो एनर्जी में इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। यही स्टेटमेंट है किसका, किसका है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। तो यहां पे जरा लिख लीजिएगा कि एनर्जी ऑफ टोटल, या ऐसा लिखो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स is always conserved, is always conserved। ठीक है, क्लियर? और शॉर्ट में ब्रैकेट में आप लिख लें COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, और इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक में एनर्जी के हिसाब से जो ऑलवेज अगर कंजर्व है, ठीक है बच्चों, तो एक इक्वेशन दिया गया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन आप याद रखिएगा। और मैं एक बात बता दूं कि जब ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, सिस्टम में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा वर्क डन, पता चल गया क्या है, वर्क डन के थ्रू एनर्जी लॉस भी होता है, वर्क डन के थ्रू एनर्जी गेन भी होता है। ठीक, दूसरा हीट, हीट के थ्रू एनर्जी लॉस भी होता है, थ्रू गेन भी होता है। तीसरा है अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो इसके बाद का जो टॉपिक है इंटरनल एनर्जी है, जो डिटेल में पढ़ाने वाला मैं आपको, बट अभी शॉर्ट में समझ लें, किसी भी सिस्टम के इनसाइड जो एनर्जी होता है उसी हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, जैसे आपके बॉडी के इनसाइड जो भी एनर्जी है जिसका आप यूज कर रहे हो वर्क करने में, वो सारा एनर्जी आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। तो कंडीशन ये है कि देखो जो चेंज इन एनर्जी हो रहा है, तो चेंज किस में होता है, इंटरनल एनर्जी में। तो वो चेंज जो हुआ एनर्जी का वो किसके फॉर्म में लॉस या गेन हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां से एक इक्वेशन दिया गया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और याद रखना ये जो मैं लिखा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसमें सीधा बात याद रखिएगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और मेरे बच्चों यहां पे जो क्यू है ना विथ साइन कन्वेंशन आपको पुट करना है, और मेरे बच्चों यहां वर्क डन भी विथ साइन कन्वेंशन पुट करना है अगर आप पुट करेंगे तो। और मान लीजिए यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन जो आपको कैलकुलेट होके आएगा वो साइन कन्वेंशन के साथ आएगा। अपना दिमाग मत लगाना, कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना सर यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या है नहीं है। तो सीधा सीधा बात आप समझ लें कि बच्चों यहाँ पे जैसे मान लो इसका वर्क डन दिया है, तो या तो वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर निगेटिव है ना तो निगेटिव साइन के साथ पुट यहाँ करना इक्वेशन में, अगर पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पुट करना इक्वेशन में। अगर हीट निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ पुट करना बच्चों, अगर हीट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पुट करना बच्चों। तो ये चीज आप याद रखना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो अगर आपको डेल्टा यू पता है और डब्ल्यू पता है तो आप क्यू निकाल सकते हैं, है ना। इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन, देन बाय यूजिंग वर्क डन आप क्या निकाल लेंगे, हीट। तो इसलिए यहां से आया फर्स्ट मेथड कि बाय यूजिंग फ्लॉट हम हीट निकाल सकते हैं। जैसे अभी आज का जो प्रॉब्लम मैंने कराया आके, जो भी साइक्लिक प्रोसेस का, वहां पे वर्क डन तो आपने निकाल लिया और उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या था, जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। अब अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है तो बच्चों आप खुद ही समझो कि अगर वहां पे हम फ्लॉट लगा देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तो ऑटोमेटिक क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हीट, है ना।
तो ये बात ध्यान रखे। फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे जब वर्क डन आप पुट करिएगा तो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करिएगा। यहां हीट पुट करिएगा तो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करिएगा। और मान लो कि सपोज इस इक्वेशन से वर्क डन आपने कैलकुलेट किया, इस इक्वेशन से अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट किया तो अगर पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव ही रखना, निगेटिव देगा तो निगेटिव ही रखना। वर्क डन में साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी से पुट आउट ना करना। वर्क डन में साइन कन्वेंशन पुट करिएगा सिर्फ जब आप ग्राफ से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार जोर से एनर्जी प्रोवाइड करो हमको, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो बोल के देखो। जियाद, सुमित, दिव्यांग, सर्वेश, सुबोध, वैदई, कशिश, मृणाल, अनुज, सुस्ती। अरे कोई बच्चा मराठी में तो लिखो। आया सर, हो सर, वो आ गया, बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए, दिव्यांग, आला, बहुत बढ़िया, आला, ठीक है। अब चलिए, दूसरा प्रोसेस है फॉर हीट कैलकुलेशन, जो स्पेशली हीट कैलकुलेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। बाय नोइंग हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे उसके हीट कैपेसिटी के थ्रू बच्चों हम लोग हीट कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो लिखिएगा बाय द नोइंग हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, बाय द नोइंग हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसकी जो भी हीट कैपेसिटी है उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे हीट, है ना। तो देखिए फर्स्ट है बच्चों, सुन लो पहले ध्यान से, डेफिनेशन समझना, रटने से काम नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है, समझना होगा। अब इसमें दिया हुआ है टोटल हीट कैपेसिटी, जिसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या सी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां टी रहेगा तो समझना टी, क्लियर। अब सुनो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को लेंगे तो होल सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने में, है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने में जो भी हीट इन्वॉल्व होगा उसी हीट को कहते हैं बच्चों हम लोग टोटल हीट कैपेसिटी। मेरी बात को जरा ध्यान से समझें कि एक सिस्टम हमने लिया, सिस्टम लिया, इस सिस्टम का 1 डिग्री से टेम्परेचर हम चेंज कराएंगे, तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने में जो भी हीट इसमें सप्लाई करेंगे या रिलीज होगा, चेंज 1 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी, है ना। तो कंडीशन ये है कि इसमें जो हीट सप्लाई होगा उस हीट को बच्चों हम लोग कहते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। अब एक बात मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों यस और नो लिख के कि तुम ये जो हीट कैपेसिटी में पढ़ा रहा हूं ये मास पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, मास पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। करेगा, बहुत बढ़िया सिद्धि, बहुत बढ़िया कौशिक। चलो इधर देखो, टोटल हीट कैपेसिटी जो है वो सी है, तो इसमें डेफिनेशन बता दी कि पूरे सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने में जो हीट प्रोवाइड करेंगे वही क्या कहलाएगा, टोटल हीट कैपेसिटी। आप खुद ही समझो, अभी सिस्टम का मास m है, मान लो कि वाटर आपने लिया 10 kg वाटर और एक बार आपने लिया 100 kg वाटर, तो दोनों को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने में अलग अलग हीट का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट इन्वॉल्व होगा, जितना कम मास होगा
उतना कम हीट इन्वॉल्व होगा। तो ये बात समझ में आ गया, यही चीज जरूरी था। तो लिखना बच्चों, डेफिनेशन प्यार से लिखना मुस्कुराते हुए। हीट, चेहरे पे स्माइल है ना तुम लोग का, वो रहना जरूरी है। हीट टू चेंज, हीट टू चेंज टेम्परेचर, हीट टू चेंज टेम्परेचर ऑफ होल सिस्टम, होल सिस्टम बाय 1 डिग्री, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका यूनिट होता है बच्चों, है ना, जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केल्विन, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि तुम ये बताओ कि जो टोटल हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा? मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आंसर दीजिए एक बार प्लीज, मुस्कुराते हुए। लिख लो एक पॉइंट बना के, टोटल हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टोटल हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे, गौर से जरा देखना, गौर से देखना, गौर से। थोड़े से चेहरे पे स्माइल रखें तो टेंशन में चले जाओगे, मुस्कुराते रहो तो क्वेश्चन खट 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 बनेगा। ये देखो यहां पे कंडीशन आता है कि सी टोटल इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ये कंडीशन है क्योंकि हीट सप्लाई करेंगे या रिलीज होगा। और जनरली हम लोग ऐसे तो बात करते नहीं, नॉर्मली बोलते हैं हीट चेंज, जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे फॉर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, उसको हम बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। ये कंडीशन आ गया यहां से, और इसका यूनिट क्या, यहां से क्या आ जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल केल्विन। याद रखें, कन्वर्ट तो हम कर ही सकते हैं ना, इसीलिए। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सी टी डी टी एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड अगर हम करते हैं तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी टी डी टी, T1 से लेके T2 तक। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए, हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने में सीटी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है ना। तो जितना डिग्री राइज कराएंगे टेम्परेचर, उतना टाइम्स सीटी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए सीटी जब मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर से, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, हीट। समझ में आया मेरी बात? अरे हमने जो पढ़ा है टोटल हीट कैपेसिटी, उसमें डेफिनेशन क्या है कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने में जो हीट देना पड़ रहा है, तो हर 1 डिग्री में जो हीट देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, टोटल हीट कैपेसिटी। अब नेट सबको ऐड कर देंगे, नेट क्या आ जाएगा, कितना हीट हमने उसको सप्लाई की, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर सीटीडीटी। अब देखो, ये इसका आ गया बच्चों जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्यों जनरल? क्योंकि ये सीटी अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फंक्शन दिया हुआ है तो उसको यहां पुट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, और फिर जाके ये T2 T1 पुट करेंगे, तब जाके यहां से कैलकुलेट होगा। समझे? तो ये चीज याद रखिएगा, समझ गए क्या? और मान लो सीटी कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, फंक्शन ऑफ टी नहीं है, तो बाहर कर देंगे, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और फिर T2 माइनस T1 पुट कर देंगे। और आप डिफरेंस केल्विन में निकालो या डिग्री सेल्सियस में निकालो, चेंज तो वही रहता है, कभी बदलने वाला नहीं है। और सुन लो, टोटल हीट कैपेसिटी में कोई मास या मोल मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ही पहले से टोटल हीट कैपेसिटी है, पूरे सिस्टम का हीट कैपेसिटी है। समझ गए? चलिए बताइए जल्दी, समझ गए? यस और नो, यस और नो बोलो मेरे प्यारे बच्चों।
यस 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 हो आला, बहुत बढ़िया। समझिल, समझिल बोलते ना मराठी में, समझ गए को। समझल, अच्छा ठीक है। सम, समझला, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक काम हो गया बच्चों। तो तीन बात याद रखिएगा, एक डेफिनेशन, दूसरा यूनिट, और तीसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CTDT, वो तो फिक्स नहीं है बाबू। ये वेरिएबल के फॉर्म में दिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट तो बाहर कर देंगे, तो आप खुद ही पता है ना इंटीग्रेशन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल हीट कैपेसिटी के थ्रू आप कैसे हीट कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हीट कैपेसिटी पे, नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी सुनो, अब ये मोलर हीट कैपेसिटी का कंडीशन क्या है। मोलर हीट कैपेसिटी में बच्चों सीधा बात, सिस्टम ज्यादा लो या कम लो अमाउंट वाइज, कोई लेना देना नहीं है इसमें। सीधा बात आप ध्यान रखें कि जब आप 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का यूज करिए एज ए सिस्टम, और उस 1 मोल में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने में जो भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा हीट, उसी हीट को बच्चों हम लोग कहेंगे क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। एंड इस मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सी लिखो ऐसे और प्यार से छोटू सा एम, है ना, तो ये हो गया CM। मोलर, एम स्टैंड फॉर मोलर एंड सी स्टैंड फॉर हीट कैपेसिटी, तो CM हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। फिर से रिपीट करूं, मान लो सिस्टम हमने एक लिया यहां पे, इसी सिस्टम को और अमाउंट बढ़ा के लिया, एक बार और बढ़ा के लिया, तीन तरीके से, ठीक है। बट सिस्टम में जो सब्सटेंस यहाँ वही यहाँ है, वही यहाँ, बट यहाँ पे अलग वेट है, यहाँ W डैश है, यहाँ W डबल डैश है। लेकिन इन तीनों के मोलर हीट कैपेसिटी में क्या चेंजेस होगा, क्या नहीं, क्योंकि डिफाइन कितने पे है, पर मोल के हिसाब से। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी इसका होगा वही इसका, वही इसका, क्योंकि तीनों में सब्सटेंस हमने कॉमन रखा है। ठीक है बच्चों, तो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन ही है कि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, और जितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज कराने में, उसे हम कहेंगे बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन जरा लिखिएगा, लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर of 1 mole of substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। ठीक है, समझ गए बच्चों। अच्छा एक बात बता दो, ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, जल्दी से, जल्दी से बता दो। इंटेंसिव, दिव्यांग का पहले आंसर आया, सिद्धि, निहारिका, सबका सही है, बहुत बढ़िया बाबू, तुम सबका अच्छा आंसर आ रहा है। कशिश बहुत अच्छे बाबू, बहुत बढ़िया। अनुज, मृत्युंजय, दिशा, सभी का करेक्ट है, चलो बढ़िया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चलो बढ़िया। अब देखिए आते हैं फॉर्मूला पे, सीधा याद रखिए कि सी एम इज इक्वल टू DQ बाय, सिर्फ DT लिखने से काम नहीं चलेगा, यहां पे N भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोल पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए, पर मोल का हीट 1 डिग्री चेंज कराने में जो भी हीट प्रोवाइड हम कर रहे, उसी बोले मोलर हीट कैपेसिटी। तो मान लो 1 मोल के लिए CM लग रहा है, ठीक है, Q, तो 2 मोल के लिए क्या लगेगा, 2 CM, 3 मोल के लिए 3 CM, 4 मोल के लिए 4 CM।
समझ गए? हम ये क्यू का बात कर रहे हैं, बट सीएम तो हर बार फिक्स ही रहेगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला जनरेट होता है। अब यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू एन सी एम डी टी, ठीक है? अब आप प्यार से मुस्कुराते हुए आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इंटीग्रेट करेंगे अगर बोथ साइड तो आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डी टी। एन को बाहर कर दो तो डी क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डी टी, T1 से लेके T2 तक, है ना? अब देख लेना कि सीएम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अगर टी दिया है तो पुट कर देना यहाँ पे, और अगर नॉर्मली कोई वैल्यू लिख के दिया है तो भी पुट कर देना यहाँ पे। पुट करने के बाद बाहर कर देंगे, dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगा, T2 माइनस T1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? अब बच्चों यूनिट का बात करते हैं। यूनिट ऑफ सीएम सीधा देखिए, ऊपर में क्या हीट, तो हीट का एनर्जी जूल लेंगे, और नीचे क्या मोल, तो मोल, और आप केल्विन लेके चलिए या डिग्री से कुछ भी, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना? जूल पर मोल पर केल्विन या फिर जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा कंडीशन, ठीक? ठीक, अरे बोलो। सीएम इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा, लेकिन अभी हम नहीं ला रहे, है ना? ला भी सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है ना, ला लेंगे उस टाइम जब जरूरत पड़ेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दो इंटीग्रेशन साइन के अंदर, अंदर ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वैल्यू देगा जिस उस टाइम उसको पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, है ना? चलिए, ये आ गया, लिख लिया आप। देखो मैसेज आता है बाबू 10-15 बच्चों का, और है टोटल यहाँ पे पार्टिसिपेंट 40 के अराउंड। सभी का मैसेज आना चाहिए ना यार, तुम सबके लिए ना हम यहाँ पे हैं, बताओ। देखो टीचर को केयर करना चाहिए स्टूडेंट का, और स्टूडेंट को भी केयर करना चाहिए टीचर का। केयर मतलब ये नहीं कि सर ये टिफिन लाया आपके लिए, सर कैसे हो, ये केयर नहीं चाहिए। केयर चाहिए मतलब आपको जब पढ़ाया जाए तो आप रिप्लाई करिए, होमवर्क कंप्लीट करिए, घर पे एनर्जी लगाइए, क्योंकि एक टीचर का पहचान होता है उसका स्टूडेंट, है ना? एक टीचर का शान होता है उसका स्टूडेंट, एक टीचर का एनर्जी होते हैं उसके स्टूडेंट, है ना? कोई टीचर का टीचिंग करियर कहां पहुंचेगा ये डिपेंड करता है उसके स्टूडेंट पे। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारा करियर उतना करियर का ग्राफ उतना अच्छा ऊपर जाएगा, समझे? तो ये बात है बच्चों कि हमारा करियर जो है ना एक्चुअली आप पे डिपेंड कर रहा है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे मेरे लिए उतना बढ़िया बात है, इसलिए, और मैं आपके लिए जितना अच्छा परफॉर्म करूंगा वो आपके लिए उतना अच्छा बात है। तो बस वही चीज है, हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप रिप्लाई करिए यार एज एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, करना ही है एनी हाउ, समझ रहे हो? या स्टूडेंट के बगैर टीचर अधूरे होते एकदम, वैसी बस वही चीज है, जब तक आपका पूरा एनर्जी नहीं मिलेगा हमें तब तक हमें मजा नहीं आता है। एनर्जी चाहिए भाई, कैसे भी करके एनर्जी चाहिए, ठीक है? अब देखो दूसरा मैं बात करता हूं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आ जाइए तो सीधा याद रखिएगा कि जो हीट कब जरूरत पड़े 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने में 1 ग्राम सब्सटेंस का, जैसे 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कराने में जिस भी अमाउंट वाइज हीट का जरूरत पड़ेगा उसी हीट को बच्चों हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये एकदम मोलर का भाई जैसा है। मोलर में हमने 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए थे, और स्पेसिफिक में 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, है ना? तो सीधा बात कि कितना भी बड़ा सिस्टम ले लो या कितना छोटा ले लो सिस्टम, लेकिन डेफिनेशन तो बच्चों डिफाइन होगा 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में ही, है ना? तो लिखिएगा जरा, हीट हीट टू चेंज टेम्परेचर by 1 degree Celsius of 1 gram of whole system,
होल सिस्टम में से, ठीक है, होल सिस्टम में से आपको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराना है 1 ग्राम का, तो वही क्या कहलाएगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। अब इसका भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव आप निकाल लेना अपने हिसाब से, क्योंकि बता ही दिया हूं। अब इसके फॉर्मूले पे अगर आ जाए बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dq बाय एम डी टी। जैसे वहां पे आता ना cm इक्वल टू dq बाय एन डी टी, वैसे यहाँ पे mdt आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम का टेम्परेचर चेंज कराने में s के बराबर एनर्जी लग रहा है, तो m ग्राम में कितना लगेगा, m इंटू एस, बस वैसे ही है ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल टू एम एस डी टी। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो dq इज इक्वल टू, ठीक है, dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम एस डी टी, T1 से लेके T2 तक। देखो जो कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन साइन से बाहर जाएगा और इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो इस तरीके से प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये बात मैंने बता दी। अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टार टाइप का है। जैसे मैं एक इंटरनेशनल स्टार हूं, है ना, बस वैसे ही अब बोलोगे सर इंटरनेशनल स्टार कैसे? अरे बस ऐसे ही अपने आप, और कुछ नहीं। तुम लोग पढ़ रहे हो कि इंटरनेशनल स्टार से बाबू, समझे? ऐसे वैसा नहीं है। इंटरनेशनल स्टार मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम कैसे इंटरनेशनल स्टार है। तो चलो इधर देखो, ये कंटेनर है, ठीक है, और ये क्या है आपका सिस्टम। ठीक, तो ये सिस्टम है, ये कंटेनर है। अब इस सिस्टम में हमने सम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो बच्चों यहां पे तो मोलर हीट कैपेसिटी भी डिफाइन है, स्पेसिफिक भी डिफाइन है, और टोटल भी डिफाइन है। तो हम तो तीनों के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि कुछ हीट देंगे तो कुछ ना कुछ इनमें तो चेंजेस सभी एक साथ आएगा ना। क्योंकि स्पेसिफिक भी इसी सिस्टम के लिए डिफाइन है, मोलर भी इसी के लिए डिफाइन है, और सीटी भी इसी के लिए डिफाइन है। तो एक फॉर्मूला सीधा से याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T इज इक्वल टू NCM डेल्टा T इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ठीक है, इसके हिसाब से जो दिया रहा है उसको यूज करके Q आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और दूसरा एक और कंडीशन आप देखिए, कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर आपको जो हीट कैपेसिटी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीधा याद रखना, ठीक है, कि Q इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी, T1 से लेके T2 तक। बस इस तरीके से हम लोग कभी भी प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें। अब कंडीशन ये है बच्चों, यहां पे लिख लीजिएगा, सीधा बात याद रखें कि जो भी हीट कैपेसिटी है ना, वो जब तक मेंशन करके नहीं देगा तब तक हम ऐसी कांस्टेंट लेके चलेंगे, कांस्टेंट। और अगर कभी वेरिएबल के फॉर्म में लिख के दे दिया तो उस टाइम वेरिएबल लेके चलेंगे और फंक्शन लेके चलेंगे टी का, और एफ टी पुट करके इंटीग्रेट करेंगे। अगर मोलर है तो एन एफ टू डी टी, अगर स्पेसिफिक है तो एम एस एफ टी डी, एम एफ टी डी टी, है ना, और टोटल है तो एफ टी डी टी। तो जो भी रहेगा उसको पुट कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा नोट करके, हीट कैपेसिटी of any substance, heat capacity of any substance depends upon temperature, but its variation with temperature is very negligible.
negligible. So unless mention it is taken to be constant. So unless mention it is taken to be constant. ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। तो यहां पे जाके हीट कैपेसिटी पूरे तरीके से फिनिश हो गया, हीट निकालने के मेथड बताए। एक बार एकदम जल्दी से आंसर दो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखें, मैं देखता हूं पार्टिसिपेंट कितने हैं, मुझे पता चलेगा मैसेज कितने कर रहे हैं। टोटल मैसेज भी आना चाहिए। देखो 40 बच्चे हैं, मैसेज आया है एक बच्चे का भी, 2 3। देखो अगर मैसेज नहीं किया ना तो आज हम खाना वाना नहीं खाएंगे, सुन लो, ऐसे बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, और कल तुम लोग का फिर क्लास नहीं हो पाएगा। सोचो, सब लोग मैसेज करो इसीलिए। बहुत बढ़िया। देखो हम बोले जब खाना नहीं खाएंगे तो बढ़िया, सब मैसेज कर रहा है। इतना केयर करते हो तुम लोग मेरा, थैंक यू। अरे बोले कि नहीं खाना नहीं खाएंगे तब जाके तुम लोग मैसेज करोगे यार, है तो मतलब। एक बच्चे ने मैसेज किया, आप सर खाओ ना खाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, चलिए लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि सी है, सी टोटल दिया है कि 80 प्लस बीटी स्क्वायर और प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी कांस्टेंट, कैलकुलेट हीट। तो सीधा कंसेप्ट लगा दो कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या आपका, सी टी डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। सी टी इस बार बाहर नहीं होगा बच्चों, कि उसका वेरिएबल दिया हुआ ए टी प्लस बीटी स्क्वायर प्लस सी डी टी, टी वन से लेके टी टू तक। तो अब इंटीग्रेट कर दो, ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस, है ना, बी टी टू द पावर 3 प्लस 3/3 प्लस सी टी, लिमिट है T1 से लेके T2 तक, ठीक है। अब पुट कर दो लिमिट, a/2 T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर प्लस b/3 T2 का क्यू माइनस T1 का क्यू प्लस c इंटू T2 माइनस T1। ये हमारा आ गया हीट, है ना। तो ये बात मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर से वही बात, आंसर सेंड करो मेरे प्यारे बच्चों। समझल? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। यार कभी तुम लोग समझल लिखते हो, कभी समझला लिखते हो, दोनों चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ यार ऐसे। समझला, अच्छा ठीक है। और इंटरनेशनल स्टार को मराठी में क्या बोलेंगे? चलिए, यहां तक तो पढ़ा दिए। अब अभी जो आपके सामने आने वाला है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। लिखेंगे हेडिंग में, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी।
तुम लोग को यार दिन भर मुझे पढ़ाने का मन करते रहता है, लेकिन टाइम ओवर हो जाता है, क्या करूं। बहुत मजा आ रहा है तुम लोग को पढ़ा के, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोग रिप्लाई करते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मुझे मजा आता है। इधर देखो, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी। मतलब तुम्हें एक बात बताओ, बकायदा मैं वेट करते रहता हूँ कि जल्दी से क्लास आए। जैसे आज क्लास ओवर हो जाएगा ना, तो मैं फिर पूरे दिन वेट करता हूँ, मतलब बाकी क्लासेस लेने के बाद, कल की क्लास जल्दी से हो, बहुत मजे से पढ़ाएंगे, ऐसा सोचते रहते, है ना। मजा आ रहा है पढ़ा के, तुम लोग रिप्लाई करते हो तो अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अच्छा लगता है। इधर देखो, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी। फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल जन्मजात टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब जब से पैदा हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस, तभी से सीधा बात टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई आइसोथर्मल कहेंगे, टेम्परेचर वेरिएबल है ही नहीं। और तुम मेरी एक बात सुनो, कि अगर टेम्परेचर वेरिएबल नहीं है तो dt इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक है, dt इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और अब बच्चों एक बात आप याद करिए, जो भी पढ़ा है टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक, उसमें क्या बोला गया कि टेम्परेचर राइज होना चाहिए 1 डिग्री से। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा। अब अगर टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा तो dt की वैल्यू जीरो हो गया। तो जो भी हीट कैपेसिटी है उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू याद रखना बच्चों, इनफाइनाइट। कैसे, हम लोग क्या लिखते हैं कि सी टी इक्वल टू क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, सी एम इक्वल टू क्यू अपॉन एन डी टी, एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम डी टी। अच्छा आप देखिए, हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को कुछ ना कुछ, ज्यादा कम जो भी, तो हीट क्या है, कांस्टेंट, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो। तो सम कांस्टेंट पे जीरो क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो याद रखना, हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर राइज ही नहीं कर सकता, 1 डिग्री टेम्परेचर वेरी ही नहीं करेगा, फिर आप कितना भी हीट सप्लाई कर दो। इस वजह से इसका हीट कैपेसिटी बच्चों इनफाइनाइट होगा। समझ गए, तो बता दो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चे बच्चे आंसर दें। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो सीधा याद रखिए, सी को बड़े प्यार से रिप्लेस कर दिए सीबी से, तो ये सीबी ये रिप्रेजेंट करेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट पे हमने कंडीशन देखा है। ठीक है, तो कंडीशन है कि वैसे तो हमारे पास 3 हीट कैपेसिटी है, मोलर, स्पेसिफिक और टोटल हीट कैपेसिटी, बट हम लोग बच्चों आगे जाके सबसे ज्यादा यूज करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी का। तो जो भी बातें अब हम यहाँ लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। और आपको पता है कि मोलर, स्पेसिफिक और टोटल में क्या रिलेशन है, मैंने वहां बताया रिलेशन, है ना, पहले बता चुका हूं। तो एक को दूसरे में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा कि मोलर हीट कैपेसिटी
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिप्लेस बाय सीबी, सी ऑफ भी, सीबी, ठीक है, समझ गए? मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, समझ गए बच्चों? अब एक चीज याद रखिएगा कि सी भी इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्या हो जाएगा, dt, ठीक है? और यहां पे क्या लगा देंगे, ये। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सीभी का जो वैल्यू है वो dq बाई dt सिर्फ, कि आप n क्यों नहीं कर रहे? तो जब कैलकुलेट करना होगा ना बाबू तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है? हीट प्रोवाइडेड चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड सीबी, है ना, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम यहाँ पे मोल कितना लेके चल रहे हैं, 1। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे याद रखना बच्चों, इसमें इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सीबी इज इक्वल टू डी क्यू भी बाई डी टी। और ये डी क्यू भी ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने तुमने हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू लिखा है और प्यार से छोटा सा भी यहां पे, तो छोटा भी का मतलब ये हो गया हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? छोटा सा पी होता तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बच्चों? समझ गए, समझे? अब जरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे और यहां कंडीशन देखेंगे फ्लॉट से, लगा देंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, थर्मोडाइनमिक। अब आपको पता है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, और वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, है ना, V1 से लेके V2 तक। अब ये dV टेंस टू क्या है, 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्कडन क्या हो गया, 0। तो अगर ये वर्कडन 0 हो गया तो डेल्टा यू बच्चों किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। तो डेल्टा यू क्यू के बराबर हर बार नहीं होगा, सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस में ही होगा। जब जब प्रोसेस आइसोकोरिक रहेगा तब तब डेल्टा यू क्यू के बराबर होगा बच्चों। ये बात आप ध्यान रखना, समझ के रखना, याद रखना, क्लियर? अब देखो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं फिर कि सी भी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों हमने ऐसा लिख दिया, क्योंकि डी क्यू को हमने लिख दिया किससे, डी यू से, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में फ्लॉट ने प्रूव किया कि डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर। इसलिए याद रखिएगा कि जो हीट आप सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी भी सिस्टम पे, वही उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। तो ये आ गया बच्चों कि Cb इज इक्वल टू डी यू, है ना, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर n मोल के लिए तो Cb इक्वल टू डी यू बाई एन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, एन डी टी सी बी डी यू। तो डी यू को इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्या जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी। तो यहां से फॉर्मूला आता है, आप समझ लो कि आखिर क्यों डेल्टा यू इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी होता है और बाकियों में नहीं होता। तो ये कंडीशन है बच्चों। कुछ अलग तरीके से समझ में आया, मजा आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। जिसको मजा आया वो लिखेगा MY, मजा, यस, ठीक है, समझ में आएगा। और एक बार, चलो ठीक है, एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखो। ये चीज तो हमने लिख दिया, यहां तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
है ना। इसमें देखो फ्लॉट लगा दिए डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या हो गया, 0। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। तो हमने क्या किया बच्चों कि डेल्टा यू क्यू के बराबर हो गया। तो इस बात से प्रूफ हो गया कि अगर डेल्टा यू क्यू के बराबर हो रहा है तो डी क्यू डी यू के बराबर तो हो सकता है ना। इसलिए हमने यहां पे लिख दिया कि जैसे सी भी इक्वल टू क्या था, डी क्यू डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो डी क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, डी यू से, डी यू से। और फॉर 1 मोल अब हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1 लेके। मान लो n मोल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी भी इक्वल टू डी यू बाय एन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी बी डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला तो आप बार बार यूज करते होंगे, लेकिन कहां से आया, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहां से आया आता है। ठीक है, प्लॉट लगा के यहां से प्रूव किया जाता है। इसलिए हम लोग डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी लगाते हैं बच्चों, समझ गए। और ये किसी भी प्रोसेस, मतलब किसी भी टाइप के सब्सटेंस में आइसोकोरिक प्रोसेस पे वैलिड होता है। क्लियर, अभी समझ में आया क्या। जिस बच्चे ने बोला था सर वापस से बताओ, उसको अभी समझ में आ गया क्या। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस सीधा याद रखिएगा, यहां पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। देखो बच्चों हमारे आपके बिछड़ने का टाइम हो रहा है, तो बिना बाय बाय किए नहीं जाना, समझे। तो देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब बात अगर करें यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी का, तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सी फॉर कैपेसिटी एंड एम हटा के पी लगा दो, सीपी। बट सीपी कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज याद रखें। अब उसके बाद देखो फिर से हम फॉर एन इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज याद रखें, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो यहां सीएम लिखना पड़ेगा, सीपी नहीं लिखना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी इक्वल टू डी क्यू पी बाय dt। बच्चों बाद में आफ्टर 1 और 2 लेक्चर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इंथैल्पी से, है ना, इंथैल्पी से। अब ये जो इंथैल्पी होता है उसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कायदे से होता क्या है, तो सीधा बात समझ ले कि जो भी हीट सप्लाई करेंगे या जो भी हीट हम ऑब्जर्व करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, उस प्रेशर का बच्चों नाम दिया गया है इंथैल्पी। ठीक है, चूंकि हमने आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक पढ़ा दिया था, तो इसलिए हमने इंटरनल एनर्जी को प्रूव करके बता दिया क्यू से। लेकिन अभी हम क्यूपी को एच से प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको हम इसके बारे में पढ़ाए नहीं।